नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 दिसंबर 2021 यानी कि सीटेट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न पत्र हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस हम प्रश्नों के साथ साथ उनकी संपूर्ण थ्योरी को NCERT की बुकों के साथ करेंगे। तो वीडियो को आप केवल 5 मिनट तक देखिए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो आगे देखिए, वरना छोड़ दीजिए। वीडियो में बिल्कुल एक एक तरह से संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। जो जो प्रश्न पूछे हैं उनका संपूर्ण थ्योरी को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो वीडियो को केवल 5 मिनट तक देखिए। इसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? जो कुड़ुक भाषा है वो कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? असम की, अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की या फिर झारखंड की? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है झारखंड। क्या है? झारखंड। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड की। और झारखंड का जो एक पार्ट आया है आपका सूरमणि, मुख्य किरदार है किसके जंगल। पाठ का नाम है किसके जंगल। कक्षा 5 का पाठ 20 है किसके जंगल। उसमें एक मुख्य किरदार है लड़की सूरमणि। सूरमणि का तोरंग, यहाँ पर हेडिंग मिलेगी। सूरमणि 21 साल की थी जब उसने बासवी दीदी के कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था और इसकी जगह इसने नाम रखा था तोरंग। तोरंग कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। तो कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड के लोगों की भाषा है। और एक प्रश्न और आया था, सीटेट में ही पूछा गया था दिसंबर की परीक्षा में, कि कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है। तो कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ होता है जंगल। ये NCERT बुक का स्क्रीनशॉट है। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, उसके पहले इसी पाठ के अंतर्गत आता है जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं या उनका वहाँ पर आवास है, तो जंगल में वहाँ की पैदावार पर उन लोगों का जो है हक होता है। जो लोग 25 वर्ष से पहले से वहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ की जो स्थानीय उपज होती है या जो जंगल होते हैं उन पर उन आदिवासियों का अधिकार होता है। यह अधिकार उन्हें कौन देता है? तो जंगल अधिकार कानून 2007। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन यानी लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। कौन सी सबसे अच्छी अवधि है मधुमक्खी पालने के लिए? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन इसकी हम संपूर्ण थ्योरी को पढ़ेंगे। सही समय क्या होगा? जुलाई से सितंबर का, अक्टूबर से दिसंबर का, जनवरी से मार्च का या फिर अप्रैल से जून का? बताइए। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन यानी लीची प्रारंभ करने का सबसे सही समय होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है ये मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, तो ये जल्दी से प्रजनन कर लेता है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे नीचे। देखिए, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हर छत्ते में कितनी रानी मक्खी होती है? सत्य असत्य में पूछे जाते हैं कि कौन से कथन सत्य हैं। तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो केवल एक ही कार्य करती है। क्या कार्य करती है? अंडे देती है। और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी नहीं होती हैं। इसके बाद छत्ते में बहुत सारी कम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह क्या करती है? वह एक तरह का नाच करती है। तो यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मक्खियाँ एक दूसरे को इशारा किस प्रकार से करती हैं? तो नाच करके। कैसे? नाच करके। और एक दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि शहद मिल गई है और वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं। ठीक है। और छत्ता बनाने का काम भी जो है वो कौन सी? सैनिक मधुमक्खियों का होता है, ना कि रानी। रानी मक्खी केवल क्या करती है? अंडे देती है। और बच्चों को पालने का ये ना हो तो भी छत्ता ना बने और ना ही बने शहद। जो मधुमक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं वो ही छत्ता बनाती हैं, वो ही बच्चों का पालन पोषण करती हैं, वो ही शहद इकट्ठा करती हैं। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ जो हैं भूखी मर जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। तो यहाँ पर जो है कौन कौन होता है मक्खियों के छत्ते में? एक ही रानी मक्खी होती है। ये सही है कि एक रानी मक्खी होती है, नर मक्खी होती है, बाकी सब श्रमिक मक्खियाँ होती हैं
जो शहद इकट्ठी करती हैं, ठीक है, फूलों से रस ढूंढ कर लाती हैं और छत्ते का निर्माण करती हैं। इसके बाद एक प्रश्न और आता है, मधुमक्खियों के पालन के लिए किसका जो है सीरा दिया जाता है? तो जो है शक्कर यानी चीनी का घोल भी मधुमक्खी के पालन के लिए उपयोग किया जाता है। किसका घोल? चीनी का घोल। इसके बाद आता है कि मधुमक्खी का पालन किसके पेड़ पर किया जाता है? तो मधुमक्खी का पालन जो है वो किसके लिए किया जाता है? लीची के पेड़ के लिए, लीची के पेड़ पर किया जाता है। किसका पालन? मधुमक्खी का पालन। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ी सी जानकारी और इसमें मिलेगी कि मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन बिल तक ढूंढकर लाती हैं। तो इसी तरह दीमक और ततैये भी इसी समूह में कार्य करते हैं। तो मधुमक्खियां जैसे कार्य करती हैं वैसे कौन? चींटियां भी कार्य करती हैं और बिल में दीमक ततैये भी इसी प्रकार काम करते हैं कि रानी मक्खी अंडे देती है, उसी प्रकार रानी चींटी अंडे देती है। जैसे रानी मक्खी अंडे देती है तो यहाँ रानी चींटी अंडे देती है। वहाँ पर जो श्रमिक मधुमक्खी हैं वो छत्ते का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर जो है सिपाही चींटी बिल की रक्षा करती हैं और श्रमिक चींटियाँ जो हैं भोजन ढूंढ ढूंढ कर लाती हैं। इसी प्रकार से कौन कौन काम करता है? दीमक और ततैये भी इसी तरह का कार्य करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना पसंद आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, समझ में भी आपको आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ी सा आप पेन और कॉपी उठा के लिखते जाइए, इसके बाद इसको याद करिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3, बोलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर बोलक्रो को बनाया था? आइजैक असिमोव ने, रोलैंड रोस ने, जॉर्ज मेस्ट्रल ने या फिर ग्रेगर जोहन मेंडल ने? बताइए बोलक्रो का निर्माण किसने किया था? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है जॉर्ज मेस्ट्रल ने किसका? वेलक्रो का निर्माण किया था। और कब किया था, अब इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं जॉर्ज मेस्ट्रल की कि इन्होंने कब किया था। ये है आपकी एनसीईआरटी बुक से स्क्रीनशॉट। नंबर 1 सबसे जो नंबर 1 नंबर पढ़ते चलेंगे कि जो आपके खोजकर्ता थे जॉर्ज मेस्ट्रल वो कहाँ के निवासी थे? तो सबसे पहले याद रखना वो स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। इसके बाद इन्होंने इसकी खोज कब की थी? तो 1948 में की थी। अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए और उन्होंने झट से क्या कर लिया? माइक्रोस्कोप को निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीजों को बारीकी से देखने पर उन्हें पता चला कि बीजों में क्या थे? छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों से अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया और वेलक्रो बनाने का उन्होंने काम शुरू कर दिया। और वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ भी होती है। और इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो बस्ते में, कपड़े में, जूते में और पट्टे इत्यादि में इनका इस्तेमाल भी होते देखा होगा। तो इनमें 2-3 यहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं सत्य के रूप में। एक प्रश्न कई बार आए हैं कि यह जो है जॉर्ज मेस्ट्रल कहाँ के निवासी थे? तो स्विट्ज़रलैंड के। और इन्होंने वेलक्रो की खोज कब की थी? 1948 में की थी। प्रेरणा कहाँ से आई? तो प्रकृति से प्रेरणा आई, क्योंकि उन पर क्या चिपक गए थे? बीज चिपक गए थे जब वो घूमने के लिए गए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दिशा वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से करना। आपका घर एक्स पर स्थित है, ठीक है, एक्स पर ए स्थित है आपका घर, तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, आपके घर के सामने ही विद्यालय है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। राजमार्ग बिजी है इसलिए आप सीधे नहीं जा सकते। कहाँ से जाना है फिर आपको? अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में 100 मीटर दूरी पार कर ठीक दक्षिण में वाई पर आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं।
y पर विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न को आराम से पढ़ के करना है। नंबर 1, घर आपका x पर है और जो स्कूल है आपका y पर स्थित है। तो चलना कहाँ से है, सीधे नहीं जा सकते, तो पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं। तो दिशाओं का आपको अगर ज्ञान हो तो ए उत्तर है और ए पूरब है, ए पश्चिम है और ए दक्षिण है। तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक्स आपका घर है, सबसे पहले आप ठीक कहाँ, उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं। तो उत्तर में आप गए पहले 100 मीटर दूर, इसके बाद ठीक पश्चिम में 75 मीटर जाते हैं। तो 75 मीटर पश्चिम में गए, इसके बाद अंत में आप 100 मीटर की दूरी ठीक दक्षिण में तय करते हैं। तो 100 मीटर फिर से यहाँ तय किया तो आप अपने विद्यालय पहुँच गए। तो वो पूछ रहा है कि जो आपका y पर विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहाँ है। तो x से आपको बताना है कि आपका जो है कहाँ है घर। तो आपका x पर जो घर है विद्यालय के सापेक्ष जो है किस स्थिति में है। तो x से अगर आप बात करेंगे तो ठीक किस दिशा में है आपका y के सापेक्ष x आपका, ठीक आपका ए हो जाएगा किस दिशा में, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व। y के सापेक्ष x आपका पूर्व दिशा में है। पहले भी बताया था कि ये उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पश्चिम और यहाँ पर पूर्व। तो y के सापेक्ष x जो घर है आपका वो ठीक पूर्व दिशा में। ठीक है, पहले आप x से चले तो पहले चले आप पश्चिम में 75 मीटर, पहले आप ठीक उत्तर में जाना है आपको। तो पहले x से चलेंगे आप, तो यहाँ पर चलेंगे 100 मीटर उत्तर में, फिर चलेंगे आप पश्चिम में 75 मीटर, फिर दक्षिण में 100 मीटर। तो जो आपका विद्यालय है वो y पर विद्यालय के सापेक्ष x पर घर कहाँ स्थित है। तो x पर जो घर स्थित है वो 75 मीटर, जो यहाँ की दूरी है 75 मीटर ठीक पूर्व में स्थित है आपका घर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 75 मीटर ठीक पूर्व में आपका घर स्थित है विद्यालय y के सापेक्ष। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। जो ब्रेल लिपि का नाम आपने सुना होता है, ये मोटे कागज में होती है और यह लिपि किस पर आधारित होती है, 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर या फिर 8 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर। कमेंट करके बताइएगा कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था और कब किया था। इसके बाद अगले वीडियो में जब इसी से संबंधित प्रश्न आएगा तो उसके बारे में जानकारी देंगे, नहीं तो अगले प्रश्न के बाद देंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए बताइए, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी है 2640 किलोमीटर। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। लगभग बताइए 50, 54, 56 या फिर 58। तो सबसे पहले आपको क्या औसत चाल निकालनी है। चाल निकालने के लिए आपको सबसे पहले दूरी चाहिए। तो दूरी तय की उसने 2640 किलोमीटर और समय चाहिए, दूरी बटे समय। तो समय चाहिए कितना, तो यहाँ से जो है 5 जून से चले थे, 5 जून से प्रातः 4:15 पर और पहुँचे कब, 7 जून, यानी कि 6-7 जून। इसके बाद 3:15 पर पहुँचे 7 जून को, 3:15। तो 5 जून से 6 जून तक चले यानी कि 24 घंटे, यानी 4:15 प्रातः के 6 तारीख को 24 घंटे हो गए। और 4:15 से लेके 4:15 तक होने थे 24 घंटे, लेकिन पहुंच गए 3:15 AM पर यानी प्रातः। तो यहाँ पर हुए 23 घंटे। तो 24 घंटे और 23 घंटे दोनों मिला के हुए कितने घंटे, 47 घंटे। कितने घंटे, 47। टाइम निकल आया 47 घंटे का। और 2640 बटे 47। तो यहाँ पर जो आपकी दूरी, जो औसत चाल निकलेगी वो निकलेगी लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर होगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है? उड़ीसा में, असम में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो हमारी कंट्री का 50% से भी अधिक बॉक्साइट उत्पादित होता है, और जो एल्यूमिनियम की खान है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन प्रश्नों में आपको एक्सप्लेनेशन या एनसीईआरटी से संबंधित कुछ व्याख्या देनी है उसमें ज़रूर देंगे, और जो लगेगा कि डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं तो उनमें आंसर देके आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? संघ शासित का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो आप सबको पता है कि ये तीनों जो हैं ऊपर के राज्य हैं, और जो नीचे का है वो केंद्र शासित बन चुका है। पहले राज्य था लेकिन अब क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। प्रश्न क्रमांक 9। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए, वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों का सही क्रम दिया गया हो। प्याज की खेती के लिए जो सही क्रम दिया गया हो उनको बताइए। तो सबसे पहले तो देखो, मृदा को खोदकर बुआई की जाएगी। तो सबसे पहले तो मृदा को खोदकर नरम बनाएंगे, ए हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? बीज बोएंगे। जी हाँ, तो इसके बाद बोएंगे बीज। तो बीज बोना हो गया नंबर 2 पर। नंबर 3 पर क्या होगा? नंबर 3 पर बताइए। तो नंबर 3 पर होगा जो भी बीज बोआ है उसके बाद जो खरपतवार होंगे उनको हटाएंगे। तो नंबर 3 हो जाएगा डी। इसके बाद नंबर 4 हो जाएगा, अब फसल हमारी तैयार है तो प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, ई। अब प्याज की खुदाई हो चुकी है तो प्याज की जो ऊपर की सूखी पत्तियां हैं उनको क्या करते हैं? अपन काटते हैं। तो अंत में लिखेंगे बी। इस प्रकार का कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा हो तो आप मैच कीजिए, ए, सी, डी, ई, बी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले क्या करेंगे? मृदा को खोदकर नरम बनाएंगे, फिर बीज बोएंगे, फिर खरपतवार हटाएंगे, फिर प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे, और फिर अंत में सूखी पत्तियों को काट के बाजार में पहुंचाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है शिलांग मेघालय में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, लेह लद्दाख में। बताइए कहाँ? जिसे क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो एक बात क्लियर है कि पश्चिम बंगाल में नहीं होगा क्योंकि ये गर्मीला क्षेत्र। इसके बाद अब आता है आपका क्या? मेघालय। मेघालय भी उतना ठंडा नहीं है मुकाबले किसके? शिमला हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के। तो जो ठंडा रेगिस्तान है वो है आपका लेह में। कहाँ पर? लेह में। ठंडा रेगिस्तान सूखा भी है और ऊंचा भी है और समतल भी है। तो ये कहाँ पर है? लेह लद्दाख में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आपके यहाँ पर बीज कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं या फलों के कह सकते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। उनको चुनना है जिनके अंदर बीज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छांटने की ट्रिक होती है। जैसे यहाँ पर छटनी कीजिए, प्याज में बीज नहीं होता है, आलू में बीज नहीं होता है, इसमें भी आलू है मतलब इसमें भी बीज नहीं होता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके निकल गए कि इनमें बीज होता ही नहीं है, ये आप जानते भी हैं। अब बचा ऑप्शन नंबर 3, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। इन सब में बीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12। नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूम पाता है। कौन सा जानवर है जो वृक्षों पर उल्टा लटक कर सोता है, भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, और 17 घंटे सोता है? मतलब ये बहुत ही आलसी
पशु है? चिंपैंजी है, लंगूर है, पांडा है या फिर स्लॉथ है? तो एनसीईआरटी का फेमस पशु है एक, कौन सा? स्लॉथ। कौन है? स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में आगे जानकारी लेते हैं। नीचे ये देखिए, ये है आपका स्लॉथ। भालू जैसा दिखता है लेकिन यह भालू नहीं है। यह क्या है? स्लॉथ है। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन में कितने सोते हैं? करीब 17 घंटे पेड़ों से लटककर, उल्टे लटककर मस्ती से सोते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खाते हैं और पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तो फिर पास के पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं और ये सप्ताह में एक बार केवल शौच करने के लिए ही ज़मीन पर उतरते हैं। ये है स्लॉथ। इनके बारे में पेन कॉपी लेके आप लिखते जाना, क्योंकि ये जब सत्य में आते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। हो सकता है इस प्रकार से दे दे, स्लॉथ दिन में करीब 18 घंटे सोते हैं। अगर हमें अच्छे से याद है कि 17 घंटे सोते हैं तो ही हम इसका सही आंसर ऐसे में निकाल सकते हैं। तो इनको आप याद करते जाइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। इस साइड राज्यों के नाम दिए गए हैं और इस साइड आपको उनके घरों की विशेषता दी गई है कि असम, लद्दाख, मनाली, राजस्थान। ये 4 घरों की, राज्यों के जो घर हैं इनकी विशेषताओं के साथ इन्हें मैच करना है। जैसे असम में बहुत बारिश के चलते जो घर हैं वो कैसे बने होते हैं बताइए? जी हाँ, तो असम में बांस के खंभों पर उठे हुए घर बने होते हैं। 10 से 12 फीट ऊंचे, यानी 3 से 3.5-4 फीट मीटर उठे हुए घर होते हैं असम के। तो असम का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। ठीक है। इसके बाद अगला है लद्दाख। लद्दाख का क्या होगा बताइए? इसके बाद आएगा मनाली। मनाली के बाद राजस्थान। तो लद्दाख का क्या होगा? असम का तो हो गया 3, ए का 3 इसमें भी है, ए में भी है और 3 नंबर में भी है। तो सबसे पहले ए बुक हो गया ए में। इसके बाद लद्दाख। लद्दाख का हो जाएगा आपका, हाँ, पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें, ये हो जाएगा लद्दाख का। इसके बाद अगला है मनाली का। तो मनाली के लिए हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। मनाली का हो जाएगा पत्थर और लकड़ी से बने घर, ढालू छतें। तो सी हो जाएगा 1 नंबर, सी। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा मिट्टी, राजस्थान। तो राजस्थान में कटीली झाड़ियों से बनी छतें और मिट्टी के घर। तो डी हो जाएगा ए। तो यहाँ पर 1 का चाहिए 3, तो 1 का 3 इसमें है, 1 में है। बी का चाहिए 2, तो इसी में है। सी का चाहिए 1, तो इसी में है। और डी का चाहिए 5, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि असम के बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर, लद्दाख के पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें, मनाली के पत्थर लकड़ी से बनी ढालू छतों वाले घर और राजस्थान के कटीली झाड़ियों से बनी छतों वाले मिट्टी के घर। इस प्रकार से इनकी विशेषताओं को मैच करेंगे। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। किस देश के सापेक्ष हम लोग उल्टे खड़े हैं? नीचे विस्तृत व्याख्या भी है, बताइए कौन सा देश है? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रिया। जिस देश के सापेक्ष हम उल्टे खड़े हैं, यानी कि ये ग्लोब है, अगर यहाँ इंडिया है और हम इस प्रकार से खड़े हैं तो किस देश में हम इस प्रकार से खड़े हैं, किस देश के सापेक्ष हम उल्टे हैं? तो जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। अब एक प्रश्न और है, अगर यहाँ ऑप्शन में अर्जेंटीना ना होता तो आप किसको लगाते? तब आप लगाते किसको? ब्राज़ील को। किसको? ब्राज़ील।
चलिए नीचे पढ़ते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए यहाँ पर ये लोग रख रहे हैं पेन, इसके सापेक्ष उल्टे पता चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे अपोजिट आएंगे देश, ब्राज़ील और अर्जेंटीना आएंगे। कौन कौन? ब्राज़ील और अर्जेंटीना। इसके बाद इस चैप्टर में एक और हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, उसको भी आप पढ़ते जाइए। कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। और कल्पना चावला की एक किताब है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय आइजैक एसिमोव। तो जो ये बुक है ये किसकी है? कल्पना चावला की है। इसको आप लिख लेना, कहीं याददाश्त में बनाए रखना, हो सकता है पूछ ले। इसके बाद भारत और अर्जेंटीना के लोग एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न बना हुआ था। एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है ये। चलिए चलते हैं अगले और आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 15 पर। पहले हम लोग ईवीएसटी को डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो ईवीएसटी की पेडागोजी है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद अन्य विषयों के भी वीडियो आते रहेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न क्रमांक 15 है, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशकों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को, जो एक किसान है वो बहुत सारी क्या कर रहा है? उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है और बार बार क्या कर रहा है? एक ही फसल उगा रहा है धान की। इससे उसके खेत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर 1, केवल धान की फसल के लिए उपयोगी बनाएगा या फिर अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, या जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, या फिर अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो एक ही फसल को बार बार उगाने से उसमें उस पोषक तत्व की कमी आ जाएगी और मिट्टी कैसी हो जाएगी? अनुर्वर हो जाएगी या अनुपजाऊ हो जाएगी। तो अंत में किसी भी फसल को उगाने के लिए वह जो मिट्टी है अनुपयुक्त हो जाएगी, यानी कि मिट्टी बेकार हो जाएगी। इस प्रकार हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कुल 15 प्रश्न। 16 दिसंबर फर्स्ट एक सीटेट के कुल ईवीएसटी के 15 प्रश्न। पेडागोजी की सीरीज अलग से लाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे और सीरीज से ये सारे वीडियो मिलते रहेंगे। सीटेट के जितने अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर हुए हैं सभी का क्रमशः विस्तृत व्याख्या सहित आपको वीडियो मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इसी तरह के और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।